टाकरी या टांकरी जिसे हम कहते हैं वो एक स्क्रिप्ट है, तक्षशिला या जो उस समय की तक्षशिला थी, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इसका प्रयोग आरंभ किया। ऑकल्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बहुतों को ऑकल्ट का मतलब नहीं मतलब रहस्यमयी विद्या आप कह सकते हैं, सरल शब्दों में प्रयोग रहस्यमयी विद्या। लोगों में रहस्य को लेकर हमेशा एक डर रहता है। सही बात है। पॉजिटिविटी नहीं रहती, वो उसके प्रति आशावादी नहीं रहते, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं रहस्य को लेकर, स्केप्टिज्म, थोड़ा संदेहजन। बहुत बच्चे की तरह, एक बहुत छोटा सा बच्चा है जो आसमान की तरफ देख रहा है और रात को उसको एस्ट्रोनॉमिकल वो दिख रहे, नक्षत्र दिख रहे हैं, वहाँ पर काल पुरुष बन रहा है, इधर दूसरा बन रहा है। फिर सेलेस्टियल बॉडीज में जो सेलेस्टियल बॉडीज में मैं देखने की कोशिश करता हूँ। इतना कि सब आपको बैलेंस होके रहना, ताकि कोई फ्रॉड बंदा आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए। हाँ, बैलेंस होके रहना। टाकरी या टांकरी जिसे हम कहते हैं वो एक स्क्रिप्ट है, जैसे एक राइटिंग स्क्रिप्ट है, जैसे आपके देवनागरी हिंदी के लिए प्रयोग होती है, वैसे ही टाकरी जो है वो पहाड़ों की बोलियों को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक स्क्रिप्ट है, जो कश्मीर में एक समय शारदा लिपि चलती थी, उसका ऑफशूट है ये। एक समय के बाद जब धीरे धीरे कुछ लोगों ने इसका प्रयोग आरंभ किया शारदा का, तो उन्होंने देखा कि अपनी एक लिपि, शायद हो सकता है कि कुछ इस तरह के व्यापारी रहे होंगे जिन्हें एक सीक्रेट लिपि चाहिए थी अपने व्यापार का लेखा जोखा रखने के लिए, तो उन्होंने शारदा के एक ऑफशूट क्रिएट किया। क्योंकि इसके बारे में बहुत लोगों की धारणाएं ये भी है कि महाजनी लिपि भी कहा जाता है कि महाजनों ने इसका प्रयोग ज्यादा किया, बट एक अवधारणा ये भी है, मतलब ये सब कुछ अवधारणा पे ही है, कि ये टका प्रांत से आई है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, परंतु उस समय जब ये चली, टका जो है ये गिलगिट बलूचिस्तान एरिया में है। नो, तक्षशिला या जो उस समय की तक्षशिला थी, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इसका प्रयोग आरंभ किया और बाद में धीरे धीरे इसका नाम टाकरी पड़ा। पर हिमाचल में इसका प्रयोग ठाकुरी शब्द से भी लिया जाता है, कुछ लोग भाई ठाकुरों की लिपि, कुछ लोग इसका अलग सा प्रयोग बताते हैं कि टंकण के लिए प्रयुक्त होती थी तो टाकरी नाम पड़ गया। टंकर क्या होता है? टंकण मीन्स मतलब लिखने के लिए, किसी चीज का टंकण करना, लिखना उसको। ये टंकण शब्द, टंकण तो हिंदी का शब्द है। जैसे क्योंकि हम नॉर्मल सब लोग जितना जानते हैं कि हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, जो पहाड़ी बोली बोलते हैं, इनका कोई लिपि नहीं है, जितना हमें नॉर्मली हम प्लेन्स वालों को हमें जितना पता है, और यहाँ पर देवनागरी लिपि यूज करते हैं। तो ये देवनागरी कब आ गया, इसका प्रभाव कब आ गया? और पहाड़ों में अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, जैसे आप मिडिवल टाइम की बात कर लीजिए, उससे थोड़ा सा पहले जाएं, पहाड़ों में मूलतः कश्मीर का एक ट्रेडिशन चलता था जहाँ से शारदा स्क्रिप्ट का बहुत प्रभाव रहा है। तो पुराने अभिलेख 3rd सेंचुरी के और उस समय के शारदा में, और उसके आसपास ब्राह्मी लिपि के मिलते हैं, यहाँ भी है, कुल्लू में भी है, बाली चौकी में एक जगह है, वहाँ पर राजा चंडेश्वर हस्तिन का अभिलेख है पत्थर पे, वो 3rd सेंचुरी के आसपास का है, तो वो ब्राह्मी लिपि में है। और सेकंड जो है एक पठियार का अभिलेख है कांगड़ा में, वो भी ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है, इस तरह के अभिलेख हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पहाड़ों में लेखन के लिए लिपियां प्रयुक्त नहीं होती थी। हाँ, इसका ये कहना ज्यादा उचित होगा कि पहाड़ों में आम लोग लेखन के लिए किसी प्रकार की लिपि का प्रयोग नहीं करते थे, परंतु लिपि प्रयोग होती थी राजकीय कार्यों में, या फिर जिन्हें लेखन का कर्म आता था वो प्रयोग करते थे। पूरी तरह से इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि लेखन के लिए कोई लिपि नहीं थी। हमारी बोलियों के लिए कोई एक लिपि नहीं थी, जिस प्रकार की बोलियां पहाड़ों में बोली जाती हैं उसके लिए कोई शायद एक लिपि ना रही हो। धीरे धीरे जैसे जैसे टांकरी का यहाँ पर प्रभाव पड़ा, या हिमाचल में इसका प्रयोग, जो वर्तमान हिमाचल है, पहाड़ी क्षेत्र में इसका जब प्रभाव आरंभ हुआ, तो ये लिपि मूलतः हमारी बोलियों के लिए प्रयोग की जाने लगी। कब आया ये लिपि यहाँ पर? ये इसके बारे में जो हमारे पास लेखकीय साक्ष्य हैं, जो पीछे लोगों ने रिसर्च की है, जिन्होंने भी, उनके अनुसार लगभग 13th सेंचुरी के आसपास इसका यहाँ पर माना जाता है अभी। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि 13th-14th सेंचुरी के आसपास ही ये लिपि यहाँ पर इसका आगमन हुआ है। तो उसके बाद ही धीरे धीरे ये 15th, 16th और 17th सेंचुरी तक बहुत पीक में रही। उस 13th के बाद मेजरली यूज हो रही थी। मेजरली यूज हुई सिर्फ कुल्लू वैली में कि अक्रॉस हिमाचल? अक्रॉस हिमाचल,
पर हिमाचल में इसके क्या हुआ कि क्योंकि इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया तो इसके वेरिएंट्स बहुत बन गए। जैसे रामपुर वालों ने कोची इलाका जो पड़ता है उन्होंने लिपि के लेखन के लिए अलग सा प्रयोग आरंभ किया, और कुल्लू की तरफ इसका अलग सा प्रयोग आरंभ हुआ। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ एक अक्षरों का अंतर रहता है। कुछ को लिखने के लिए कहीं पर उसका जो अंतिम जो स्ट्रोक्स होते हैं, कहीं पर स्ट्रोक्स लंबे हो जाते हैं, कहीं पर लूप आ जाता है, कहीं पर एज ज्यादा बन जाते हैं। तो वो लिखने का एक क्षेत्रीय प्रकार हो सकता है कि किसी क्षेत्र में किस प्रकार से लेखन का प्रयोग किया गया, उसके आधार पर टांकरी के वेरिएंट्स बनते गए। तो जैसे जैसे वेरिएंट बने तो धीरे धीरे इसके बहुत से प्रकार हो गए, जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन भी आज की डेट में रहती लोगों को। परंतु हिमाचल में अच्छी बात यह रही कि इस लिपि के कारण और हमारी बोलियों, हमारी जो बोलियां हैं उनका जो एक तरीका था बोलने का, उसी बोली को इस लिपि में अंकित किया गया, जिसके कारण टांकरी जो है हिमाचल में बोलियों में ज्यादा प्रयुक्त होने वाली लिपि रही। इसीलिए हमारे ताम्रपत्र या अभिलेख जो भी है वो हमारी मैक्सिमम हमारी बोलियों में मिलते। शुद्ध यहाँ पर भी ताम्रपत्र में लिखा जाने का रहा है। सबसे ज्यादा आपको चंबा में मिलेगा ये ट्रेडिशन। बर्मन एक उनकी जो राजाओं की जो एक वो है, बहुत काम है चंबा में, तो बहुत कुछ है। और उसके बाद कुल्लू के ताम्रपत्र भी काफी प्रसिद्ध रहे हैं। परंतु अगर कुल्लू की तरफ की बात करें तो कुल्लू में ज्यादातर इस लिपि का प्रयोग मंदिरों में अभिलेख लिखने के लिए या पत्थरों पे अभिलेख लिखने के लिए वो ज्यादा हुआ है। और देवताओं के मंदिरों में एक उनका हिसाब किताब की जो बही होती है उसके लेखन में इसका प्रयोग ज्यादा हुआ है। आप इसके साथ कनेक्शन में कैसे आए ये लिपि के साथ? मैं बेसिकली अपनी संस्कृति में रुचि ज्यादा लेता था, तो बचपन से? नहीं, बचपन से नहीं, बहुत लेटर ऑन पीरियड में। ये कनेक्शन कब हुआ आपके साथ? आई डोंट नो, मतलब मुझे कभी समझ नहीं आता। ये आप कह सकते हैं कि पैराडाइम शिफ्ट आप इसको कह सकते हैं। क्यों और कैसे? मैं जब शायद 34 साल का था, लगभग 8 साल पहले की बात है ये, 8 तो नहीं कहेंगे, अब 2014 के आसपास की बात है। मेरा इस तरह के लेखन या फिर पठन पाठन का उतना ज़्यादा वो रहा नहीं। हाँ, पढ़ने में मैं पहले ठीक था, कुछ चीज़ें मैं पढ़ता था, जैसे अपने क्या कह सकते हैं शास्त्रीय वांग्मय को पढ़ता था, मैं शास्त्रों को पढ़ता था, या वैदिक वांग्मय जो हो गया या फिर बाकी चीज़ों को मैं पढ़ता रहता था, ऐसा नहीं था। परंतु पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं था, खासकर ये लेखन में या कुछ भी। 2014 के बाद पता नहीं थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखना शुरू किया। 2-3 लाइन फेसबुक पे लिखता था, वही मेरा पटल था, कलम से कभी लिखा नहीं। तो उस समय मैंने एक पत्रकारिता के लिए छोटा सा एक न्यूज़पेपर डेली न्यूज़ ज्वाइन किया था। उसकी एक अलग कथा थी, तो वो कुछ ही समय तक रहा था, वो 2-3 महीने के लिए। बेसिकली मेरा लेखन वैसे आरंभ हुआ है, क्योंकि मैंने खबरें न्यूज़ के लिए लिखना आरंभ किया, मुझे उसका अभ्यास हो गया। मतलब इंडिपेंडेंट रिपोर्टर या इंडिपेंडेंट राइटिंग आप करते थे? हाँ, वैसा आप कुछ सोच लीजिए। और आरंभ हुआ था खबर से, और 2 महीने के बाद रुचि उत्पन्न हुई व्यंग्य में। क्योंकि खबर में जब मैं लिखने लगा तो बीच में पढ़ते पढ़ते व्यंग्य से मेरा परिचय हुआ, थोड़ा जानता था उसके बारे में। पर फिर मैंने परसाई जी को पढ़ना आरंभ किया और मुझे इतना आनंद आया उनको पढ़ते पढ़ते। फिर फेसबुक पे बहुत अच्छा माध्यम रहा उस समय, 2014 में थोड़ा सा ये काफ़ी फैलना शुरू किया था इसने, सोशल मीडिया ने। तो फेसबुक के माध्यम से भारत के जो वर्तमान व्यंग्यकार हैं, जो अच्छे व्यंग्य लिखते हैं, लिखना वैसे वैसे आरंभ हुआ। फिर पता नहीं कैसे एक दिन ये लगा कि व्यंग्य लिखते लिखते ही लगा कि हम लिख रहे हैं पर अपने कल्चर के लिए क्या कर रहे हैं, अपने स्थानीय जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा योगदान लेखन के रूप में या फिर किसी भी रूप में अपनी सोसाइटी के लिए या अपने इतिहास के लिए, अपने कल्चर के लिए है क्या? क्या लेखन सिर्फ ये है कि सामाजिक विसंगतियों का वो, हाँ वो लेखन है, नो डाउट, उसका एक बहुत बड़ा पक्ष है व्यंग्य का, क्योंकि वो जो चोट कर सकता है वो कोई नहीं। परंतु अपने कल्चर के लिए क्या है हमारे पास? ना हम बोली पे काम कर रहे थे, ना हम अपने कल्चर पे काम कर रहे थे, ना किसी और चीज पे। अपने इतिहास का मुझे कुछ पता नहीं था, बिल्कुल मतलब वैसे ही बिखरा हुआ सा था सब कुछ। किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने, हम मान लेते थे, क्योंकि हमारे इसमें कन्फर्मिज्म बहुत चलता है, तो हम मान लेते थे। तो 2016 में हमारे फेसबुक में एक मित्र रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने मुझसे किताब शेयर की PDF। तो देवेंद्र कुमार जी हैं, वो इसमें ECI में वर्क करते हैं,
इलेक्शन कमीशन ऑफ हाँ इंडिया। या उसमें करते हैं। तो फेसबुक के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझसे किताब शेयर की कि यतिन जी तो मैं आपको ये बुक में रुचि थी मेरी, तो उन्होंने सबसे पहली बुक जो मुझसे पीडीएफ शेयर की थी वो थी वजीरी रूपी। अच्छा, 1874 की एक पीडीएफ वो बुक है, किताब है, उस समय पब्लिश्ड है। हाँ जॉन कलवर्ट ने लिखी है। तो वो एक ट्रैवलर थे जॉन कलवर्ट, जो यहाँ पर आकर उन्होंने अपना ट्रैवल वो लिखा था, ट्रैवलॉग लिखा था। अच्छा लिखा बुरा लिखा वो एक अलग विषय हो सकता है, कैसा लिखा, उनकी जानकारियां कितनी सीमित थी कितनी, वो एक अलग, परंतु उन्होंने वो दी, वो मैंने पढ़नी आरंभ की। और उसके बाद ना मतलब एक वो कहते हैं ना कि अपरिपक्व एक व्यक्ति होता है। मैं लेखन में बहुत अपरिपक्व हूँ, अभी भी हूँ, मैं मानता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ मुझे सीखना बाकी है बहुत सी चीज़ों को। तो मैंने उस किताब को पढ़ने के बाद उसमें एक शब्द आया और मैं बहुत मतलब वो मुझे हिट कर गया। उन्होंने जगरनॉट शब्द का प्रयोग किया देवी जगन्नाथी के लिए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, जगत की जननी जो है जगन्नाथी, भेखली माता है हमारे यहाँ, अधिष्ठात्री देवी है उनके लिए, तो उन्होंने उसके लिए जगरनॉट शब्द का प्रयोग किया। जगरनॉट जो अंग्रेजों में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि वो एक्चुअल नेम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो वो उन्होंने को रिलेट किया होगा। सेकंड थिंग, उन्होंने देवी के लिए डेविल शब्द का प्रयोग किया, तो वो थोड़ा सा मुझे वो लगा कि मुझे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैंने कुछ और पढ़ा। तो मेरा जो पहला एक मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट लिखी थी, और एक क्या कहे, मैं तो उसको अपना आर्टिकल ही कहता हूँ पहला, बेशक वो पोस्ट ही है, मैंने वो अपनी प्रोफाइल डिलीट किया है, परंतु मेरे पास है वो, तो डेविल गॉड ऑफ कुल्लू। तो वो मैंने उस पर उनका जिक्र किया था, तो उसके बारे में बताया था कि जगरनॉट क्या है, डेविल क्या है, उसकी अवधारणाएं कहाँ से आती है, जो इसमें आपके क्रिश्चियन मान्यताओं में जो डेविल की अवधारणा है। और वैसे मैं इतना डीप चला गया वो ढूंढने के चक्कर में, वहाँ तो गया ही गया, मैंने वेस्टर्न ऑकल्ट पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद मैंने अपना ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा रुचि लेनी आरंभ कर दी। वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा है। वो हमारे यहाँ पर भी ऑकल्ट हुआ करता था, या अभी भी है, अभी भी है, या मैं तो मानता हूँ है। ऑकल्ट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि बहुतों को ऑकल्ट का मतलब नहीं मतलब रहस्यमयी विद्या आप कह सकते हैं, सरल शब्दों में प्रयोग, रहस्यमयी विद्या। तो हमारे यहाँ इसको लेकर एक टैबू है, रहस्यमय विद्या है तो बुरी है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ऑकल्ट को भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नेगेटिव एंगल से देखा जाता है, उसको नेगेटिव ही देखा जाता है मोस्टली। पर ऐसा भी नहीं है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि हर समय हर चीज नेगेटिव हो। उसके अपने अपने डायमेंशंस हो सकते हैं, अलग अलग पक्ष हो सकते हैं। जो नेगेटिव ज्यादातर यूज नेगेटिव के लिए होता है क्योंकि रहस्यमयी है, राइट। लोगों में रहस्य को लेकर हमेशा एक डर रहता है, सही बात है, पॉजिटिविटी नहीं रहती, वो उसके प्रति आशावादी नहीं रहते, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं रहस्य को लेकर, स्केप्टिज्म, थोड़ा संदेहजन रहता है। परंतु हमारे यहाँ जो जिस तरह का एक ऑकल्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो मोस्टली हीलिंग प्रैक्टिस भी होती है। वेस्टर्न उसमें भी हीलिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं है, वेस्टर्न ऑकल्ट में भी जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ अभी तक, मेरी उतनी जानकारी नहीं है, अपनी जानकारी बढ़ाने हेतु मैं वो पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका, परंतु जितनी मेरी रुचि के हिसाब से मैंने देखा तो हीलिंग प्रैक्टिसेस उनकी भी होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत प्रयोग करते हैं। तो वो एक इसका पॉजिटिव एनर्जी हीलिंग, राइट, नॉट ओनली एनर्जी हीलिंग, टेलिस्मान हीलिंग, और उनका जैसे वो तावीज वगैरह जैसे हम लगाते हैं वैसे ही हमारे भी टेलिस्मान को हम यंत्र बोलते हैं, सरल शब्दों में कहें तो हम यंत्र कहेंगे, वो टेलिस्मान कहेंगे। तो उनके भी वैसी प्रैक्टिसेस होती है, और उनके भी जड़ी बूटियों का प्रयोग हीलिंग के लिए होता है। हमारे भी ज्योतिष विद्या में जड़ी स्नान, ये वो जड़ी बंधन, और अथर्ववेद में मणिबंधन प्रयोग है, तो 18 मणिबंधन प्रयोग है अथर्ववेद में, सही बात। वो भी वनस्पति का रिलेशन है, तो बहुत सी चीजें हैं। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव सब तरफ है, परंतु हम तो वहां से आप पढ़ना स्टार्ट किए, उसको लिखिए। मैं गहराई में चला गया बहुत ज्यादा, एकदम। वो मैं पूछा भी हूँ मुझे भी जानने को मिला, एंड इसका एक पर्सपेक्टिव समझने को मिला जी, कि इससे पहले मैं कभी किसी एक दोस्त के साथ विदेश में बातचीत करते करते मैं कोई टर्म की जगह मैं ऑकल्ट टर्म यूज किया था कोई एक रेफरेंस में, तो उन्होंने बताया मुझे, शी इज अ मेंटर ऑफ माइन आल्सो, कि ऑकल्ट मत यूज करो, ऑकल्ट इज नॉट अ राइट टर्म, एंड ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए जब आपने बोला ऑकल्ट, तो मैं इसको एंगल समझने के लिए कि ऑकल्ट, हाँ, बट ये बात भी सच है कि हाँ बहुत सारा टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस है जिसमें चीजें हैं, और थोड़ा लोग उसके स्केप्टिज्म के एंगल से देखते हैं। इसमें प्लस माइनस सभी है। उन्होंने बेहतर बात कही जो अभी जिन्होंने भी आपको कहा कि ये नेगेटिव, क्योंकि जनरलाइज व्यू इसका नेगेटिव ही है,
परंतु हम जब यही चीज पता क्या है हमारा ऑकल्ट की जब हम बात करते हैं, मतलब इसी की तरह की एक फीलिंग ना शावर मंत्रों को लेकर आती है हमारे यहाँ। जब हम शावर की बात करने लगते तो एकदम से नेगेटिव चीजें आ जाती सामने, जनरलाइज व्यू में। शावर मंत्र क्या होता है? शावर मंत्र जो नाथ संप्रदाय द्वारा निकाले गए लोक बोली के जो मंत्र हैं, जो खड़ी बोली में मंत्रों का प्रयोग किया गया, उच्चारण किया गया, जिसे कहा जाता है कि गोरखनाथ जी ने उसका बहुत से शावर मंत्र बनाए, मत्स्येंद्र नाथ जी ने, अचंबेनाथ जी, जो नाथ संप्रदाय के जितने भी गुरु हुए हमारे, तो उन्होंने ये बनाए, सिद्धों ने बनाए, 84 सिद्धों ने। तो खड़ी बोली के जो भी मंत्र दिए गए जिनको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, तो उन्हें शावर कहा गया, शावर विद्या। तो उसके लिए भी सेम ही एक फीलिंग आ जाती है कि ऑकल्ट की तरह ही, जैसे आपने कहा ना कि माइंडसेट है, हाँ माइंडसेट है कि उसमें षट कर्म प्रयोग होता है, तो उसी तरह से शावर मंत्रों को भी लिया जाता है। परंतु उसमें भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को हील करने के काम में आती हैं, और जो कई लोग ऐसे हैं कि जो लोगों की बीमारियों के लिए इन विद्याओं का प्रयोग करने की बात कहते हैं। हमें नहीं पता कि वो कर पाते नहीं कर पाते, परंतु शांति कर्म का प्रयोग बहुत ज़्यादा है उसमें। हीलिंग क्या होता है अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो, जिससे कोई भी इंसान जो सुन रहा है, जिसको ये शब्द तो सुना है पर इसका फंडामेंटल मतलब नहीं पता, तो हीलिंग का मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से हीलिंग वो है जैसे आपको आपकी जो बॉडी की ऑरा है, 7 लेयर्स है आपकी बॉडी की जो ऑरा की, उसमें कोई एक ऑरा डिस्टर्ब हो जाती है। चक्रास है? नहीं, चक्रास भी है, ऑरा भी होती है, जो आफ्टर योर बॉडी, जो रेकी वाले यूज करते हैं टर्म। जी। परंतु मुझे लगता है कि हीलिंग प्रोसेस वो है कि आपका कोई एक ऑरा डिस्टर्ब अगर हुई है किसी नेगेटिव एनर्जी के कारण, तो पॉजिटिव एनर्जी से उस जो स्क्रैच्ड एरिया है उसको फिर से हील करना। ओके, दैट इज हीलिंग। और क्या, इतना ही है उसका। एनर्जी हीलिंग भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग भी होता है, उसको रिकवर करवाना, ठीक, रिकवर करना। तो अब वो किताब जो आप पढ़े, वहां से ये स्क्रिप्ट में कहाँ से आ गए, मतलब ये कैसे कनेक्शन? हाँ, वो स्क्रिप्ट की बात कर रहे थे, तो उसको पढ़ने के बाद दूसरी जो किताब मैंने पढ़ी वो वोगल की किताब पढ़ी, JPH वोगल, जो बहुत बड़े हमारे यहाँ के हो रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, अंग्रेज इतिहासकार। उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी और बहुत मतलब उनकी बहुत ज़बरदस्त रिसर्च रही है पहाड़ी क्षेत्रों में भी। और मैक्सिमम जो ऐतिहासिक रिसर्च रहा है पहाड़ी क्षेत्रों का, वो मोस्टली क्या ब्रिटिशर्स ने ही किया है कि यहाँ के लोकल्स ने किया है? यहाँ के लोकल्स ने अभी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिसर्च। अगर ब्रिटिशर्स के पहले बोलूँ, कॉलोनियल रूलर्स जब हमारे यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले भी क्या इस चीज के ऊपर चीजों को आर्काइव किया गया? नहीं किया गया, ब्रिटिशर्स आके ही आर्काइव उन्होंने ही किया है, मोस्टली उन्होंने किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ओरल ट्रेडिशंस ज्यादा थे। अच्छा, तो इसलिए वो ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने ही आर्काइव की शुरुआत की, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, किसी और ने भी की हो, पर मेरी जानकारी में वो नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जो दूसरी बुक पढ़ी मैंने, तो उसमें जिक्र आया कहीं पर कि भाई जो लिपि के बारे में जिक्र आया, मेरे नॉलेज में तो था 2016 से, और मैं सोचता था कि यार अपना इतिहास अगर पता करना है, पूरा नहीं, मिडीवल अगर हिस्ट्री पता करनी है, क्योंकि मिडीवल स्क्रिप्ट है ये, मुझे लगा कि यार सीखनी तो पड़ेगी, तभी कुछ जान पाएंगे। तो बाई चांस हुआ ये कि फेसबुक पे ही मेरे चाची जी हैं वशिष्ठ से, उन्होंने मुझसे एक बार एक पोस्ट शेयर की, कश्मीर से गुरुशाला एकेडमी शारदा लिपि की एक वर्कशॉप लगा रही थी। तो मुझे पता था कि टांकरी शारदा के ऑफशूट है, पर मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सीखना नहीं चाहा। उन्होंने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जिस उससे भेजा मुझे कंसर्न से कि योर रूट्स आर इन कश्मीर, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित हैं, तो आपके रूट्स कश्मीर में हैं, तो आप शारदा सीखिए, तो थोड़ा सा आपको अपने रूट्स के नज़दीक जाने का मौका मिलेगा। और मैं अपने देवी देवताओं के बारे में ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि होता ही है सबको, हम लोग थोड़ा सा उसमें रहते एक टैबू में कि हमारी देवी कौन है, क्या है। बीच में मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, आप कश्मीरी पंडित हैं और आपके जैसे और भी मुझे लगता है कश्मीरी पंडित कुल्लू वैली में बसे हैं, आप लोग का माइग्रेशन किस समय हुआ, कोई आइडिया? हाँ, माइग्रेशन का जब वो मैंने शारदा की क्लासेस, जो मैं कह रहा था कि मैंने शारदा की क्लासेस ज्वाइन कर ली, और ज्योति कौल जी हमारी मेंटर उसमें थी, मुझे याद है, क्योंकि मुझे लगता है कि शारदा लिपि की उनसे बेटर मेंटर मुझे तो नहीं मिली।
क्योंकि जो उन्होंने सिखाया वो मेरे दिमाग में आज तक है। उसके बाद भी मैंने शारदा की वर्कशॉप्स लगाई जस्ट फॉर प्रैक्टिस। 2016 के दौरान 17-18 में 18 ओके 16 के बाद तो मैं हिस्ट्री वगैरह लिख रहा था, राइट पोइम्स लिख रहा था, राइट तो कुछ व्यंग्य लिख रहा था, राइट तो ऐसी टूटी फूटी कविताएं लिखता था, तो लेखक बनने का प्रयास कर रहा था सो कॉल्ड। तो वो मैंने किया कंप्लीट, और उसके बाद फिर धीरे धीरे टांकरी में रुचि उत्पन्न हुई, क्योंकि मैं शारदा की लगा चुका था वर्कशॉप। तो मुझे आइडिया तो था, परंतु मैंने शारदा सीखी किसी और पर्पस से, कि हमारे कश्मीरी शैविज्म में मातृका का प्रयोग होता किस तरह से है। पर्पस तो मेरा वो था, परंतु फिर 2019 में भाषा कला संस्कृति अकादमी शिमला ने देव सदन कुल्लू में एक वर्कशॉप आयोजित की टाकरी पर दिसंबर में। उसमें सिखाने आए लोक कवि हैं कांगड़ा से, रैयत से, हरि कृष्ण मुरारी जी, लोक कवि जी, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत रैयत कांगड़ा शाहपुर के रास्ते। हाँ जी, हाँ जी, लोक कवि हैं और उनकी कविताएं बहुत, और उन्होंने बहुत काम किया है। तो वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर वर्कशॉप लगाई, और 5 दिन की वर्कशॉप थी। बहुत से लोग थे हम सीखने वाले उसमें। तो उस वर्कशॉप से लगाने के बाद मैं कुछ समय तक टांकरी घर में ऐसे ही देखता था, पर प्रैक्टिस नहीं किया। होता क्या है जनरली कि हम लोग सीख कर ये सोचते कि हमने सीख ली, पर हम ये नहीं समझ पाते कि किसी भी चीज़ को कॉपी करके वो लिखना इजी है, पर समझने की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी होती है। दोनों में अंतर क्या होता है? मान लीजिए किसी लिपि को आपने सीखा, 7 दिन में आप किसी के भी वर्णाक्षर सीख सकते हो, पर लिपि की जर्नी को समझने के लिए बहुत समय लगता है। Agreed. लिपि का जर्नी क्या होता है? लिपि का जर्नी जैसे जहाँ से वो शुरू हुई और जहाँ पर वो अभी खत्म हुई है, मतलब जो वर्तमान है जहाँ पर वो है, उसके बीच में उसमें क्या चेंजेस आए, वो किस किस के हाथ से होकर गुजरे। तो टाकरी जब आई तो उस समय उसका जो फॉर्म थी, जो लिखने का तरीका था, वो अलग था। फिर वो किसी रीजन से होकर गुजरी। मान लीजिए वहाँ पर ज़्यादा प्रयोग उस समय उर्दू का हो रहा होगा, या किसी भी लिपि का हो रहा होगा, या तो स्ट्रोक्स जो उर्दू के वो थोड़े लंबे जाते हैं उल्टी तरफ को, तो टांकरी का जो स्ट्रोक ऊ में आएगा वो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। जो उर्दू लिखने वाला यदि टांकरी लिखेगा तो लंबे स्ट्रोक की आदत होगी, तो वो ऊ को और टान देगा, और एंडिंग, हाँ, एंडिंग उसको स्ट्रोक को खींच देगा। या किसी को बहुत तीखा लिखने की आदत है, मतलब शार्प एजेस के साथ लिखता है, वो टाकरी लिखेगा तो वो त को शार्प एजेस के साथ लिखेगा, लाइक दिस वन। त टाकरी में 3 की तरह होता है, पर वो शार्प एजेस लेगा। किसी के वहाँ किसी को लूप ज्यादा बनाने की आदत होगी लिखने में, तो वो त को लूप के हिसाब से लिखेगा। तो ये अंतर रहता है। उसकी एक जर्नी हमेशा, मुझे लगता है हर लिपि की, हर भाषा की, हर चीज की अपनी एक यात्रा होती है, जो जहाँ से शुरू होती है और जहाँ तक वो अभी तक पहुंची है, उसके बीच में उसमें कितने परिवर्तन आए, वो कितनी जगह से होकर गुजरी, कितने लोगों के हाथ से होकर, कितने लोगों की क्रिएटिविटी से होकर गुजरी है, उनके वैचारिक द्वंद्व से होकर गुजरी होगी, उनके प्रेम से, उनके स्नेह से, उनके क्रोध से, हर चीज से वो गुजरी है। उसने सब चीजों को देखा है और आज इस रूप में है, वो उन सब चीजों का मिश्रण आज हमारे पास एक लिपि के रूप में वो मौजूद है, उसी में जो फॉर्म आज हमारे पास है वो फॉर्म। और आप बता रहे थे प्रैक्टिस करना, तो आप जैसे जब सीख के आने के बाद, हाँ, सीख के आने के बाद कुछ समय मैंने कुछ नहीं किया टाकरी पे। फिर मुझे लगा कि यार सीखनी चाहिए ये भी। क्यों लगा? क्योंकि वो मेरा छूट रहा था ना, वो इतिहास वाला पक्ष जो मैं जानने का प्रयास कर रहा था। आपके जैसे कितने बंदे तो वो वर्कशॉप में सीख रहे होंगे? बहुत थे। मान के चला 100 से ज्यादा? कम मान के चलिए आप, 50 कम, 50 से ज्यादा थे। ठीक है। आप कितने बंदों के साथ कांटेक्ट में हो? बहुतों के साथ हो। सबके वही पैशन के साथ कनेक्टेड है? पॉइंट ये है मेरा नहीं कि क्यों आप कनेक्ट हो गए? वर्कशॉप तो बहुत होने लगा है। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है थोड़ा कुछ, मुझे लगता है कि मैं इसलिए कनेक्ट हुआ। मैं अगर इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, आज मैं ये शायद ये बात कर रहा हूं क्योंकि मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस में था, मैं यंत्र वगैरह लिखता था। तो यंत्र में मैं जिन लिपियों का प्रयोग करना चाहता था और जिन लिपियों को क्योंकि मैं लिखता रहता था, कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, मैं उसमें प्रयोग कर रहा हूँ, इन्वेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ, नई चीज़ को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझ में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा थी उस समय। अब तो मैं बहुत डल हो चुका हूँ उस समय के मुकाबले।
इतनी जिज्ञासा थी चीज को जानने की। आज भी मैं रहस्यमय चीजों को जानने में बहुत ज्यादा रुचि लेता हूँ। आप मुझे कहिए कि एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पढ़ना है, मैं उसमें घुस जाऊंगा अगर मेरे पास समय होगा। तो मैं इतना घुस जाऊंगा, मैं मतलब जितने भी लेक्चर्स है वो सुनना शुरू कर दूंगा। खासकर मतलब जो स्पेस साइंस के बारे में या फिर एस्ट्रोनॉमी के बारे में, इजिप्शियन एस्ट्रोनॉमी क्या है, फिर आपका जुडाइज्म की एस्ट्रोनॉमी क्या है, तिब्बतन एस्ट्रोलॉजी, ये वो मैं सब चीज़ें पढ़ूंगा। फिर उनकी कंपैरेटिव स्टडी करूंगा, फिर देखूंगा कि कहाँ कौन सी चीज़ आपस में लिंक हो रही है और किस चीज़ का कहाँ पर प्रयोग हो सकता है। ये आपका इनबॉर्न स्किल है। आई डोंट नो, जब मुझे बीइंग अ रिसर्चर मुझे जो फील हो रहा है एंड बीइंग अ यू नो कैरियर काउंसलर, मुझे जो स्किल सेट समझ में आता है जो जनरली जो करता हूँ, तो ये तो आपका वो होता है ना, इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है। हो सकता है शायद। क्यूरियोसिटी इज अ एस्पेक्ट, कोई भी चीज़ों के ऊपर हो सकता है। किसी को चांद तारे के ऊपर क्यूरियोसिटी है, हाँ। किसी को सोशल डायनामिक्स के ऊपर क्यूरियोसिटी है, किसी को लेबोरेटरी में क्यूरियोसिटी है, केमिकल लेबोरेटरी और व्हाटएवर। क्यूरियोसिटी इज ए एस्पेक्ट, बट कोई भी चीज़ में जब वो क्यूरियोसिटी जा रहा है, वो अब आपका इनर सोल कनेक्शन आ रहा है, मुझे ये फील होता है। परंतु मैं हर चीज में वो क्यूरियोसिटी है ना मेरी, जो भी रहस्यमय चीजें हैं, चाहे वो आर्ट में कुछ रहस्य हो, चाहे कला को लेकर हो, जैसे संगीत है, संगीत में भी मेरा टेस्ट नॉर्मल नहीं है। मैं फ्रीक्वेंसीज या फिर वाइब्रेशंस या फिर क्लासिकल म्यूजिक ज़्यादा पसंद करता हूँ, अपना फोक म्यूजिक पसंद करता हूँ। वाइब्रेशंस में बिलीव करते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। यहाँ से आप ठांगरी के साथ कनेक्ट हो गए और इतना मुझे जितना समझ में आया, जहाँ से हमारा एंगल घूमा कि आपको इसमें इंटरेस्ट आ गया। हाँ, इंटरेस्ट तो आया। राइट, इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट क्यों आया अगर मैं पूछूं, मुझे पता नहीं आप क्या आंसर दोगे, बट मेरा इच्छा है इसको जानना। मैंने कहा इंटरेस्ट इसीलिए उस समय पैदा हुआ। ऐसा नहीं था कि मैंने जब प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मैं सीखने के बाद जब इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, इन बिटवीन जीवन में बहुत से ऐसे घटनाक्रम होते हैं जब आदमी किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए समय नहीं दे पाता है। एक समय आया जब मैंने देखा कि अब मेरे पास देने के लिए समय है, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सोचा कि कितना साधारण कर सकता हूँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि मुझे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको साधारण करते हैं। मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से एक अपने मित्र मंडली में ही आह्वान किया कि यार आओ सब मिलकर टांकरी सीखते हैं। कि मैं नहीं सिखाऊंगा, आओ सब मिलकर सीखते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसमें जितना मुझे आता है मैं शेयर करता जाऊंगा, जो जो आपस में हम शेयर करेंगे और सब मिलकर सीखेंगे। आपने कभी सोचा नहीं सीखने का फायदा क्या है मेरे को? व्हाट इज द मॉनेटरी बेनिफिट आई विल गेट आउट ऑफ इट? मतलब जनरली स्क्रिप्ट सीख के क्या मॉनेटरी बेनिफिट? मॉनेटरी बेनिफिट तो मैंने ना कभी सोचा और ना शायद मुझे कभी हुआ, ना मैंने लिया। मेरा एक पर्पस ये था, जब मैंने इसको शुरू में जब मैंने सीखा था कि ये खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर थी ये। एक मैं ही इसको रिवाइव कर पाया ये भी सच नहीं है। बहुत से लोगों का नाम पीछे से लेकर ले सकते हैं अभी तक, 1980s के दौर से लेकर अभी तक इतने असंख्य लोगों के नाम है जिन्होंने इसको रिवाइव करने के लिए इसको खड़ा रखा, इसको जिंदा रखा। क्योंकि अगर वो लोग ना होते शायद ये आज तक हम तक पहुंचती ही नहीं। तो 19 में जब हमने इसको एक ग्रुप बनाकर सीखना आरंभ किया, ये बात है 25 नवंबर सन 2020 की, जब ये ग्रुप बना। 1920 की बात है। हमने 6 दिसंबर से ही टाकरी की पहली वर्कशॉप लगाई। 2020 में ही 10 दिन के बाद 6 दिसंबर 2020 कोविड के समय 25 को हमने आपस में सीखना शुरू किया और विद इन 10 डेज हमने पहली वर्कशॉप, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले मैं कांप रहा था बहुत, क्योंकि उसमें जितने भी लोग थे एकेडमी से जुड़े हुए, सब रिसर्चर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, जिन्होंने पूरी जीवन इस चीज़ में काम किया है खासकर। तो मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह से अपना मैसेज कन्वे कर पाऊंगा या नहीं। परंतु चलिए उस समय वो हो गया एंड उसके बाद तो फिर वो सिलसिला चला। और पहली वर्कशॉप में मुझे लगा कि मुझे टाकरी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो शायद मुझे भी और आए, क्योंकि मुझे लगता था कि पढ़ाना सीखने का सबसे बेहतर माध्यम है। अग्रीड, मैं भी यही मानता हूँ। मुझे लगता है, अभी भी लगता है, मैं भी यही मानता हूँ। और कोई भी टीचर अगर कोई सुन रहा होगा तो मेरे हिसाब से उनको भी यही लगता होगा कि पढ़ाना सीखने का इजी वे टू लर्न एंड डीपर वे टू लर्न, कि आप खुद पढ़ाओगे जब
सबसे बढ़िया से आप सीख पाओगे। और मतलब ज्ञान देना, ज्ञान देते ज्ञान हुए बांटना, देना नहीं, यस यस, ज्ञान बांटना, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, आई एग्री। सो सेकंड जब मैंने वर्कशॉप लगाई तो मेरा माइंड सेट था कि फर्स्ट तो हो गई, सेकंड कैसे लगाएंगे। मेरे दिमाग में सच कहूँ कि कोई ऐसे प्रिजर्वेशन वाली बात नहीं थी कि मुझे प्रिजर्व करना है। प्रिजर्वेशन आई थर्ड वर्कशॉप से, यार ये तो खत्म होने वाली है, क्यों ना इसी माध्यम से इसको प्रिजर्व किया जाए। कोविड चल रहा था तो फिर मैं लगातार ऑनलाइन क्लासेस ये वो लेना शुरू कर दिया। बीच में कुछ क्राइसिस भी आए क्योंकि हम फाइनेंशियली वो कुछ तो आ नहीं रहा था, तो मैंने कुछ लोगों से 500 रुपीज़ चार्ज करना शुरू किया एक वर्कशॉप का। कुछ लोग उसमें नाराज भी हुए क्योंकि कई जगह पहले फ्री लगाई, एकेडमी ने उसको फाइनेंस किया था, उन्होंने पे किया था वो पर डे का, तो बड़ा मिनिमम चार्ज था वो। तो क्योंकि सरवाइव करने के लिए तो चाहिए था मुझे, 10 दिन किसी को अपने देने हैं और कमाना भी नहीं है, बच्चों को भी पालना। तो मैं सोच रहा था कि यार मिनिमम कोई 500 रुपये दे, 10-15 लोग हों तो 8-10 दिन हमारे निकल जाते थे, तो उसमें फिर इंटरनेट का खर्चा ये वो सब कुछ मिला के। परंतु ये रहा कि धीरे धीरे हमने इसको बढ़ाना शुरू किया और ये बढ़ते 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 काफ़ी लोगों तक पहुंची। बहुत लोगों ने वर्कशॉप लगाई। कोई भी कला को सीखना या कोई भी प्रोफेशन को आपके साथ इंटरेस्ट बन रहा है, कोई भी प्रोफेशन को आपको अच्छा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, उसमें मेंटर का कितना रोल होता है? मेंटर का रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है। जैसे अगर लिपि की भी बात करें, किसी भी कला की बात करें, मान लीजिए मैं बचपन में जैसे कार्टून्स बनाता था तो उस समय कॉमिक्स आती थी, राज कॉमिक्स, नागराज, ये सुपर कमांडो ध्रुव। हम क्या करते थे कि उसको सामने रख के ना उसकी हूबहू कॉपी करते थे। बेसिकली स्क्रिप्ट में भी वही हो रहा है कि हमने वो देखकर कॉपी तो कर लिया, बट उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो बिल्कुल बहुत बारीक महीन बारीकियां हैं, एक मेंटर आपको 1 महीने में सिखाएगा, मेरे जैसे को बिना मेंटर के सीखने में 2 साल लग गए, शायद मैं नहीं सीख पाया। कोई भी कला या कोई भी प्रोफेशन हो, मेंटर आपका चूज, सही मेंटर पाना और सही मेंटर को, ये बहुत ज़रूरी है मेंटर। इसके लिए गुरु गोरखनाथ जी के, मैं बार बार कई जगह ये चीज़ कहता हूँ, गुरु गोरखनाथ जी ने बहुत सुंदर एक वो कहा है कि गगन मंडल में ऊंधा कुहा तिहा अमृत का वासा, सगुरा होए तो भरी भरी पीवे निगुरा जाए प्यासा। कि गगन मंडल में ऊंधा कुआ, वहाँ अमृत का वास है। सगुरा होए, जिसके पास गुरु है वो भर भर के पिएगा, जो बिना गुरु का निगुरा है वो प्यासा ही जाएगा। तो जब गोरखनाथ जी ने ये बात कह दी तो हम कौन होते कहने वाले। तो इसको समझना भी एक बड़ा बात है, सुनना और इस चीज को समझना और उसको फिर लागू करना। और सबसे बड़ी चीज होता है सही गुरु मिलना, सही मेंटर मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत। उसके लिए आपको अपना डायमेंशंस खोलना पड़ता है, अपना कंफर्ट जोन्स को छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ। अब मुझे ये कनेक्शन समझना है, एक तो सोशल कनेक्शन समझ में आया ये स्क्रिप्ट के साथ, टांकरी के साथ, इसके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है क्या? टांकरी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है नहीं, क्योंकि लिपि जो है ना मिडिवल स्क्रिप्ट है, वैसा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है कि भाई स्पेसिफिकली इस लिपि के साथ हो। पर लोगों ने बाद में स्पिरिचुअल कनेक्शन जोड़ना शुरू किया, क्योंकि इसका प्रयोग हुआ जब, तो जाहिर सी बात है इसका प्रयोग सभी चीज़ों में हुआ। जब लोगों ने किया तो तंत्र मंत्र में भी इसका प्रयोग हुआ ही होगा, ऑब्वियस है। जिस कालखंड में किसी क्षेत्र में कोई लिपि चलती है, उसी लिपि में जब लेखन होगा तो वो फिर सभी चीज़ों में लेखन होगा, फिर वो ऐसा नहीं होगा कि वो एक ही चीज़ में लेखन होगा। राइट। तो और ये बोलियों की लिपि रही है, तो मैं अभी भी मतलब ये मैं बिल्कुल 100% अपने उसमें मानता हूँ कि बोलियों की लिपि है। आज क्या हो रहा है कि टांकरी को लेकर एक बहुत वो चला हुआ है कि नहीं जी इसमें संस्कृत लिख सकते हैं। मैं निवेदन करता हूँ उन लोगों से बार बार, ऐसा नहीं कि मैं उनको फोर्सफुली बोलूँगी मत करो, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, बाकी तो इच्छा तो उनकी है, उनको क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि वो हो सकता है मुझसे ज़्यादा जानते हो इसके बारे में। तो मैं ये कहता हूँ कि संस्कृत एक पूर्ण भाषा है और एक आधी लिपि में उसका प्रयोग ना किया जाए तो बेटर है। ज़बरदस्ती शारदा के कुछ अक्षर लाकर, उसकी मात्राएं, उसके नियम लाकर टांकरी में जोड़कर संस्कृत उसमें लिखना आरंभ कर दोगे, ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, होता है। इसी से तो लिपि में परिवर्तन आते हैं।
और वो एक्चुअल अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है वो उसको खोते रहेगा, खो रहा चुकी है। ओके। दैट्स वाई मैंने अभी पिछले दिनों अनाउंस किया कि आई एम डन विद इट। मैंने जितना सीखा है मेरे पास, मुझे लगेगा कोई अच्छा है तो अब मुझे उसको टांकरी के अक्षर सिखाने हैं और उसको समझ देनी है लिपि की। मुझे और ज़रूरत नहीं है किसी को सिखाने की कि भाई मैं टांकरी का बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। नहीं सिखानी ट्रांसलेशन किसी को। हो गया जितना सिखाना था। 3-4-5 हज़ार लोग जो मेरे संपर्क में आए या उससे ज़्यादा आए, कम आए, मुझे नहीं पता कितने आए, मुझे याद भी नहीं है। अगर मैं किसी को सिखा पाया, मुझे मतलब इतना सौभाग्य दिया भगवान ने। यदि मेरे माध्यम से कोई सीख पाया, ये बहुत गलत शब्द होगा प्रयोग करना कि मैं किसी को सिखा पाया, कोई मेरे माध्यम से कोई सीख पाया, सीखा तो हमने किसी और से, हमने भी। तो मुझे लगता है कि मैं अपना काम कर चुका हूँ शायद। मेरा भी वो पार्ट था ना, जैसे बाकी लोगों का पर्पस था आपका, जो पर्पस था, ये रिवाइव हो चुकी है क्योंकि इसका फॉन्ट बन चुका है, इसको अब डिजिटाइज कर दिया गया है, बहुत सी चीजें हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि पर्पस मेरा हो चुका है। यहाँ 2 प्रश्न है मेरा। आपका पर्पस आपका फिल हो गया इसको लेकर, हाँ, राइट। यहीं से एक पर ये पड़ाव में है, देखिएगा। हाँ, वही जो चरण में आपने ये जवाब को दिया है, वही चरण से एक प्रश्न शुरू होता है जी कि टांकरी यहाँ पहुंचा, ठीक है, कश्मीरी पंडित के साथ पहुंचा कि पहले नहीं टांकरी पहुंचा, बाद में कैसे ये पूरा माइग्रेशन हुआ है? मैंने कहा कि इक्टक जनजाति के वहां से आई, उसके बाद ज्यादातर यही है अवधारणा इसकी, और शायद हो सकता है कि यही सच भी हो कि जो व्यापारी थे वो अपने साथ लेकर आए इसको, क्योंकि व्यापार मूलतः जो भी सभ्यताएं जितनी भी पनपी हैं, उनकी सभ्यताओं के पनपने की, उन सभ्यताओं के बदलाव की जो मुख्य कड़ी रही वो व्यापार रहा है पूरी दुनिया में। आप कहीं भी देख लीजिए, जहां पर भी बड़ी सभ्यता रही होगी वहां व्यापार का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, इसीलिए वो बड़ी सभ्यता है। तो वैसे ही व्यापारी जब यहाँ आए तो अपने साथ वो लिपि लेकर आए, जिसे बाद में टाकरी कहा गया। उन्होंने लिखने का जो तरीका, पहले वो आपस में लिखते रहे होंगे, उनको देखकर किसी स्थानीय व्यक्ति ने सीखा होगा लिखना, फिर धीरे धीरे राजाओं में जो संधियां होने लगी तो उन्होंने लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया, उनमें से भी कोई एक इन्फ्लुएंशियल आदमी रहा होगा जो उनके शासन में रहा होगा, लिखने वाला लेखा जोखा रखते हैं, हम उन्हें कायत कहते हैं। कुल्लू में पहले लोग आए कहाँ से? ये मतलब मेरे को ना इतना सारा क्वेश्चंस दिमाग में आ रहा है, तो ये मेरे को एक अवधारणा है, कुल्लू को रामायण काल से जोड़ा जाता है यहाँ पर आमतौर पर, कि रामायण में भी कुल्लू का जिक्र आया था, महाभारत में यहाँ का जिक्र है, उसको मैं भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कुलूत के राजा, महाभारत में जिक्र आता है कि कुलूत के राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा था महाभारत में। वो ब्रिटेन में है, कितना सच झूठ वो तो कोई बहुत ऐसा ग्रंथ में है कि क्षेमधूर्ति, राजा का नाम क्षेमधूर्ति है उसका, और वो कुल्लू से थे। हाँ, कुल्लू से थे उस समय के। अगर फैक्ट्स के ऊपर बात करें, कथाओं से इतर जाकर, तो हमें यहाँ एक सिक्का मिलता है 1st सेंचुरी का, राजा वीर यश का, कुल्लू में। तो 1st सेंचुरी का सिक्का मिल गया, इट मींस 1st सेंचुरी तक तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर राजा भी थे। कोलितस जनजाति का राजा था, कोली जनजाति। ये वो कोली नहीं है जो महाराष्ट्र में होते हैं, कोली जनजाति अलग है। ओके। कोलित्री परंपरा का राजा जो था, राजा वीरयश, वो कुल्लू में उसके प्रमाण हैं। वो सिक्का ब्रिटिश म्यूजियम में आई थिंक वहां पर है शायद, जिसमें ब्राह्मी और खरोष्ठी में लिखा गया है, अंकित है, राजा का नाम वो है। काफी पुस्तकों में है यहाँ पर, एंशिएंट कॉइन्स ऑफ इंडिया की पुस्तक में भी शायद वो होगा। अब एक दूसरा पहलू आता है, अगर हम फैक्ट्स, ये तो फैक्ट आ गया कि कुल्लू में 1st सेंचुरी के आसपास, कथा आ गई, महाभारत और रामायण काल में भी इसका जिक्र आता है, ये कथा है। मिथ ये है कि वैदिक काल में भी इसका जिक्र आता है। एक होता है फैक्ट जो मैंने आपको बताया 1st सेंचुरी का, एक कहानी आ गई, पौराणिक कथा जो आ गई महाभारत, उसकी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी से मैं डिनाई नहीं करता हूँ। महाभारत काल में, रामायण में कुल्लू एक जिक्र आता है, परंतु मैं उसके ऊपर उतना श्योर नहीं हूँ। फिर एक मिथ आ गया कि वैदिक काल में भी कुल्लू का जिक्र आया था, वो किसी ने कह दिया तो हमने कन्फर्मिज्म वाली अपनी अवधारणा से मान लिया, पर मैं उसको नहीं मानता, फिलहाल नहीं मान रहा हूँ, जिस दिन पता चलेगा तो मान लूंगा। अब आती कॉमन सेंस वाली बात, कुल्लू की जनजातियां जो वर्तमान में यहाँ पर प्रमुख जनजातियां हैं, वो कहाँ से आई?
कहाँ से आई? वो एक, अब ये कॉमन सेंस है और हिस्टोरिकल एंगल्स है इसमें, ठीक है, जिसको बहुत से लोग मानना नहीं चाहते, जो कुछ एविडेंस ड्रिवन है, हाँ, कुछ एविडेंस ड्रिवन है, फोकलोर में है, फोक टेल्स में। ओके। सबसे ज्यादा चीजों का पता चलता है हमारे देव कथानकों में, जो हमारे देव कथानक ओरल ट्रेडिशंस में चलते आ रहे हैं। सेकंड पता चलता है इसका हमारी भाषा, जो लैंग्वेज हम आज वर्तमान में कुल्लू में यूज कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, वो कहाँ पर जाकर मिलते हैं। जैसे हमारी जो कुल्लवी बोली है, उसमें भारोपीय परिवार के बहुत शब्द हैं, भारतीय और यूरोपीय। ओके, इसको बोलते हैं भारोपीय परिवार। ये लोकल टर्मिनोलॉजी है? नहीं, ये यूज होता है। ओके, तो भारोपीय परिवार के शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं, नो डाउट हैं कुल्लू में, परंतु कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका कोई अता पता नहीं है, वो है फिर आपके प्राकृत शब्द। और कुल्लू की जो बोली कुल्लवी जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत से शब्द आज भी 1956 में ठाकुर मौलूराम जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, पहाड़ी बोली पहाड़ी भाषा नाम से, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कुल्लू में दर्द पेशाची बोली के शब्दों का प्रयोग होता है। दर्द पेशाची, दर्द जनजाति जो पीओके में है आज, राइट, पिशाची बोली जो वहीं पर, पिशाची बोली जो वहां पर योग होती है। पिशाच शब्द से पिशाची, हाँ, पिशाच शब्द से पिशाची आई, पैशाची। हाँ, तो इसको अंग्रेजों ने भी डॉक्यूमेंट किया, ग्राहम टी वेली ने अपनी पुस्तक में लिखा है, लैंग्वेज पे किया है, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका जिक्र आता है। अब इसको एक नए एंगल से देखिए, हम भारत को देखते हैं 47 के बाद के नक्शे के हिसाब से, परंतु भारत बहुत बड़ा रहा है, और हम जब इतिहास की बात करते हैं तो हमें सब नक्शे अपने दिमाग से हटा लेने चाहिए, क्योंकि हम बहुत पीछे की बात कर रहे हैं। कितने परिवर्तन इस कालखंड में हुए, कनिष्क का काल भी आया, अशोक का काल भी आया, वो वहां तक थे, कनिष्क ऊपर तक थे, बैक्ट्रियन एम्पायर। फिलहाल पहले दिमाग से मैं हटा दूंगा, हिमाचल का मैप, इसका मैप, उसका इंडिया सब पीओके भी अपना है, सब कुछ अपना मान लीजिए, अनडिवाइडेड इंडिया या उससे भी पहले चल जाओ, सब कुछ अपना मान लीजिए। पहाड़ी संस्कृति के आसपास का जितना पूरा सबकॉन्टिनेंट को पकड़ सकता हूँ, इंडियन सबकॉन्टिनेंट बस पकड़ लीजिए, वो सब कुछ अपना, राइट, ये हमारा ही है, ऐसा मान लीजिए। तो अब चीज ये होती है कि जिस दर्द पेशाची बोली की मैं बात कर रहा हूँ, आज हम उसको माइग्रेशन के रूप में देखते हैं, परंतु उस समय वो माइग्रेशन थोड़ी था, वो नॉर्मल था, वो तो फैला हुआ एरिया था। जैसे मैं बंगाल से आपके पास आया हूँ, मैं थोड़ी ना बोलूंगा माइग्रेशन है। हाँ, उस हिसाब से समझ सकता हूँ मैं, माइग्रेशन थोड़ी, माइग्रेशन नहीं, आप हम एक ही देश के वासी, करेक्ट। उस समय जो एक ही जगह का वासी रहा होगा, तो इधर से इधर आया, तो बोलियों का आदान प्रदान हुआ है, सेम तरह की बोली बोलते होंगे, उसी तरह के शब्द रहे, कुछ परिवर्तन क्षेत्रीय भाषाई आते रहे होंगे, टोनल वो हो जाता है, सिंटैक्स चेंज हो जाते हैं जी। तो बहुत से शब्द हमारे यहाँ पर तिब्तो बर्मीज फैमिली के हैं, बहुत से शब्द हैं। और यहाँ के बहुत कश्मीरी पंडितों के जो आप माइग्रेशन की बात कर रहे हो, जैसे माइग्रेट हुए, आप सबको पता है 7 एक्सोडस हुए हैं वहां से यहाँ भारत में कश्मीरी पंडितों के, उसी दौरान ये सारी माइग्रेशंस हुई हैं, इसी के बीच में, तो माइग्रेशन उसे कह सकते हैं हम। एक्सोडस जो हुआ जो 7, आपने बोला 7 एक्सोडस, लगभग 7 ऐसा सुनते हैं हम, पता नहीं मैं कितना पहली बार ये टर्म से कितना इसमें मैं सही हूँ कितना गलत हूँ, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, परंतु हमने सुना था किसी से, तो मैं वो सुनी हुई बात बता। पहला एक्सोडस कब हुआ होगा? आई डोंट नो कब, बहुत पहले हुआ, उतना हिस्टोरिकल हिस्ट्री की कोई नहीं हूँ मैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो हमारा कालखंड जो रहा है कश्मीरी पंडितों का यहाँ आने का, वो अलग अलग हो सकता है सबका। बहुत से कश्मीरी पंडित क्लेम करते हैं कि हम आए, ज्यादातर कश्मीर से किश्तवाड़ होते हुए कांगड़ा उतरे, ज्यादातर कांगड़ा से होते हुए कुछ बैजनाथ में बस गए, कुछ कांगड़ा नगरी में बस गए, फिर हम लोग कुछ हमारे पूर्वज रहे होंगे कोई बहुत पहले। दर्रों के बीच ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना बड़ा दूरी नहीं है ये, दर्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम तो उतनी बड़ी दूरी नहीं है। दर्रे माने पासेस, क्योंकि ऐसा किसी ने बताया था कि खाइबर दर्रा से किसी समय यहाँ तक पैदल आने में 47 डेज लगते थे, राइट। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से मान के चले तो किसी एक भाषा को खाइबर प्रांत से यहाँ तक ट्रेवल करने में 47 डेज लगते हैं, एक आदमी के साथ भाषा। अग्रीड। वैसे ही कश्मीरियों के साथ उनकी भाषा आई, कुछ परंपराएं आई, कुछ देवता आए। अब बात आती कि कुल्लू के पुराने लोग, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोली जो राजा जी के और कोली, वो आज भी कोली जनजाति यहाँ पर है,
किसी समय वो राज करते थे, आज बहुत उनको सामाजिक रूप से बहुत नीचे माना जाता है। मतलब ट्राइबल स्टेटस के ट्राइबल स्टेटस मतलब बहुत वो उस राजशाही उसमें नहीं रहे, मतलब सोशली डिग्रेडेशन, सोशली हाँ डिग्रेडेड। तो यहाँ के जो पुराने जो ये है जो जनजातियां हैं उसमें एक कोली जनजाति है, एक कनईत जनजाति है। कनईत जो आज सारे यहाँ ठाकुर लिखते हैं अपने आप को कनईत, ओके, सभी नहीं, उसमें कुछ लोग जो ठाकुर लिखते हैं, परंतु वो कनईत है, वॉरियर क्लैन ही है वो, ऐसा नहीं है जैसे कटोच कांगड़ा के वॉरियर क्लैन। ओके, कनईत भी वॉरियर क्लैन है, वो आज ठाकुर लिखते, तो इट डजंट मीन कि मैं उनको वो कर रहा हूँ, परंतु वो वॉरियर क्लैन ही है वो कनईत जो है। खश जो खश कम्युनिटी जिसे कहते हैं वो, इसके ऊपर मैंने अभी पीछे बताया था, बहुत सिंपल सी एक टर्म थी कि खश जो है, मैंने कहीं कह दिया कि स्कीथियंस है। स्कीथियन एम्पायर हुआ बहुत बड़ा सेंट्रल एशिया में। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे कह सकते हो, मतलब कुल्लू में शब्दों को उल्टा कहने की प्रवृत्ति रही है। जैसे अस्पताल को हस्तपाल बोलेंगे, बंदूक को तुबक बोलेंगे, कुल्लू के लोग उनकी बोली में ये एक होता है, नेचुरली हम उल्टा बोल देते हैं। ऐतिहासिक मतलब ये बहुत पहले से ऐसे नहीं, चलता है। एक मतलब एक हैबिट है, कुल्लूई लोगों की एक हैबिट रही है पुराने, उल्टा बोल कुल्लूई बोल के कभी कुछ जो स्पष्ट शब्द नहीं बोल पाएंगे तो उसको पिछला वाला आगे जोड़ के मतलब उसको एक्सप्रेस करने का प्रयास किया गया शायद। तो अब स्कीथियंस जब मैंने कहा, तो मैंने स्कीथियंस तो शक हुए, तो शक खून कुशान वाले, तो मैंने कहा शक को उल्टा पढ़िए, शक को उल्टा पढ़िए, कश, तो कश हो गए। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना इसमें। यहाँ कश बोल दिया, फिर आगे तक खाशकुरा बोल दिया। एक्चुअल में स्कीथियंस कनेक्ट ये पुरानी यहाँ की जनजातियाँ हैं, ये लोग यहाँ के पुराने वासी रहे हैं, उससे भी पहले कोई और रहे होंगे, इससे डिनाई नहीं कर सकते हम। बट रिकॉर्डेड या कुछ एविडेंस के साथ अगर कनेक्ट करें, थोड़ी जो चीजें हैं जो मिलती हैं 2-2.5 साल पुरानी, वो इन्हीं की मिलती हैं, और उससे भी पहले कुछ रहा होगा तो वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास उसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्धिज्म का यहाँ प्रभाव रहा है, नो डाउट। अच्छा, कुल्लू में बुद्धिज्म रहा है? बहुत ज्यादा, अभी भी है, और बहुत ही परिवर्तित रूप में है। मतलब वो एक बहुत ही शैमनिक उसका एक प्रकार है। अच्छा, शैमनिक। हाँ, प्री बुद्धिज्म जो कल्ट था, जिसको आज हम तिब्बत कहते हैं, बुद्धिज्म से पहले का एक वहां पर परंपराएं थी, बॉन, जिसे बॉनपो आज बहुत प्रचलित है। ओके, तो मैं अगर उसे अपने टर्म में कहूँ तो लोक धर्म जिसे कहते हैं हम, किसी जगह का लोक धर्म, मॉन अलग चीज है वो, लोक धर्म। प्री बुद्धिज्म काल का जो वहां पर मान्यताएं थी, देवता थे, वो कुल्लू में आज भी पूजे जाते हैं। वो देवता वहां से माइग्रेट होकर यहाँ पहुंचे, और आज भी हमारे देवताओं के जो देववाणी है, देववाणी में आज भी महाचीन का जिक्र आज भी आता है। महाचीन माने तिब्बत कि महाचीन से आए, अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। मतलब जो देववाणी, मतलब जब मंत्र प्रोनाउंसिएशन होता है। नो, जब देवता अपनी एक स्पेसिफिक डेट में अपने ऑरेकल के थ्रू अपनी स्टोरी सुनाता है। ऑरेकल इन द सेंस जैसे गुड़ बोला जाता है, शामन्स जो होते हैं। ऑरेकल मैं जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि वो संदेश वाहक है। संदेश देवता का जो संदेश वाहक है, इस हिसाब से गुर, ऑरेकल, शामन, वो सभी चीजें वो करता है। वो जब देवता की विशेष तिथि को देवता की कथा सुनाता है, जब देवता खुद उसके शरीर में रहकर, जो एक यहाँ ट्रेडिशन है, उसमें बहुत से देवता हमारे जिक्र करते हैं कि हम महाचीन से आए, वहां से आकर यहाँ बैठे, वहां से उधर गए, उधर से इधर गए, वो अपनी पूरी कथा, पूरा हिस्ट्री, पूरा जर्नी को नरेट कर देते हैं। हाँ, नरेट करते हैं। तो उसमें हमें पता लगता है कि वहां से भी आए हैं लोग। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम इसको माइग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो सिल्क रूट बहुत ज्यादा दूर नहीं था इन पहाड़ों से, ना, है ना, तो ऊपर तो है, ऊपर से था सिल्क रूट। तो मैं कह रहा हूँ खाइबर दर्रे से 47 दिन, तो यहाँ से एक वूल रूट था, तिब्बत के साथ ट्रेड रूट था, सॉल्ट वहां से आता था। अगर मैं समझना चाहूँ कि कोई भी समझना चाहे पहाड़ का या कुल्लू का एक्चुअल कल्चर क्या है, क्या ये बोला जा सकता है कुल्लू का कोई एक्चुअल कल्चर था? लोक धर्म। वो क्या होता है? लोक धर्म जो कुल्लू का अपने लोगों का अपना धर्म, एनिमिज्म, शामनिज्म, बस राइट, खत्म। कुल्लू का एक्चुअल धर्म नहीं कह सकते। हमारा जो मान्यताएं हैं जो पुरानी और जो ओरिजिनल मान्यताएं हैं वो है एनिमिज्म और शामनिज्म। ये बेसिकली ये तो मतलब मोस्टली मैं देखा हूँ प्रकृति पूजा, जो कोई भी ट्राइब्स
का अगर नेचुरल फॉर्मेशन देखेंगे, स्पिरिट से कनेक्शन, करेक्ट, जो मतलब हम कहते हैं ना कि एक अदर वर्ल्डली स्पिरिट्स होती है, उनसे कनेक्शन, और एनिमिज्म, ये दो चीजें हैं। और मूर्ति पूजा का विधान यहाँ बहुत बाद में आया, और बाकी चीजें बहुत बाद में हुई, रथ बने, ये हुआ, मोहरे बने। आपके देवता से जितना मैं समझ पाया हूँ, हमारे अपने देवता से हमारा कनेक्शन मुझे लगता है कि इसी शेप में उसमें नहीं हो सकता है, नहीं हो पाता है। हम लोग व्यर्थ की भागादौड़ी में रहते हैं कि किसी मोहरे को, मेरे देवता का मोहरा बहुत सुंदर है, ये है, वो है। असली चीज से दूर हटकर हम ये करते हैं। तो हम अपनी रूट्स को क्योंकि भूल गए हैं, क्योंकि हम एनिमिज्म और शामनिज्म से आते हैं, इसीलिए हम दूसरी ओर दौड़ रहे हैं। बस जो इजी मिले उसी को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, जो हमारे लिए या हमारे आजकल के जीवन काल के हिसाब से, जिस तरह का जीवन हम आज जी रहे हैं, उसमें जो हमारे लिए बहुत इजी वे है, हम उसको अपना एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। हम वो नहीं सोच रहे हैं, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश नहीं कर रहे जो पहले था। जो देवता हमारे यहाँ पर डीटी कल्चर है, राइट, ठीक है। और बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि डीटी कल्चर को आप भगवान के साथ मिक्स मत कीजिए। दोनों में अंतर क्या है? या अंतर, मैं सब जगह जाकर यही कहता हूँ कि पहले तो देवता शब्द को समझिए कि देवता है क्या। हमारे कुल्लू में या पहाड़ों में हम हर उस चीज को देवता कहते हैं जो किसी शक्ति से लेस है, जिसके पास कोई पारलौकिक शक्ति है, जिसमें नाग जाति के देवता भी आते हैं, दानव जाति के देवता भी आते हैं, राक्षस जाति के देवता भी आते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें स्पष्ट रूप से जाति शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दानव आते हैं, दानव जाति के देवता भी आते हैं, यक्ष जाति के देवता भी आते हैं, गंधर्व जाति के देवता भी आते हैं। सबके लिए हम देव शब्द प्रयोग करते हैं कि वो प्रमाण आज भी मौजूद है। दशहरे में ऐसे दो देवताओं के रथ आते हैं जिनके नाम आज भी लिखे हुए हैं। दैंत, देव दैंत मतलब देवता, दैंत देवता, दैंत मीन्स दैत्य। बट इट डजंट मीन कि जो दांत वाले हमें दिखाए जाते हैं टीवी में, ये एक स्पेसिफिक जाति है। नाग एक जाति है, जिन्होंने जिन देवताओं की पूजा की वो उस जाति के देवता हुए। जैसे कुल देवता, कुल देवता, यस एग्जैक्टली। नाग जाति ने जिन शक्तियों को पूजा वो नाग जाति के देवता हुए। यक्ष जाति ने जिन शक्तियों को पूजा वो यक्ष जाति के देवता हुए। राइट। हम उन शक्तियों का आवाहन करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि एक जाति, चाहे वो यक्ष हो या नाग हो या वर्तमान, उसमें सौंदर्य भी रहा है, उसमें कुरूपता भी रही है, लोगों में, सब में रहती है। जाति में सब तरह की चीजें आ जाती है। राइट। सौंदर्य भी होता है, कुछ लोग सुंदर नहीं हो पाते हैं, कुछ टेढ़े होते हैं, कुछ मेढ़े होते हैं, कुछ बहुत बलिष्ठ होते हैं, कुछ छोटे नाटे, हर तरह के लोग होते हैं। तो यक्ष जाति में हमेशा छोटे नाटे लोगों को देख लिया गया, नाग जाति को सरीसृप बना दिया गया। अरे सांप उनका टोटेम है भाई, सांप जो है वो नाग जाति का एक टोटेम है। ये भी तो हो सकता है ना। उनका जैसे अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, हर किंगडम या डायनेस्टी का एक सिंबल होता है। सिंबल, यस। ऐसे ही नाग जाति का नाग एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, सरपेंट जो है उनका रिप्रेजेंटेशन है। राइट। जैसे हम पहाड़ों की यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसलिए लोगों को कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सही हूँ, कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही नहीं हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक पक्ष दे रहा हूँ, केवल इस पक्ष और मैं आपका पक्ष से पूरा सहमत हूँ, क्योंकि ये रिजेम्बलेंस है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि यार बहुत सिंपल साधारण सी चीज है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं यक्षों की बात कर रहा हूँ। पिछले साल से मैंने ये निकाला है, पिछले साल से मैं यक्ष देवताओं के ऊपर बहुत ज्यादा कोई लाइव्स कर रहा हूँ, कुछ मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि यक्ष देवताओं को आप वैसा मत समझिए जो कहानियों में बताए गए हैं, जादूगर ये वो, ऐसा नहीं है। उनमें बहुत तरह के लोग रहे हैं, यक्षों में साधक भी हुए हैं, यक्षों में बलवान पहलवान भी हुए होंगे, उनमें बहुत सुंदर यक्ष भी रहे होंगे। यक्षिणियां को बहुत सुंदर माना गया है हमारे वांग्मय में। तो हम अपने ही वांग्मय को क्यों झुठला रहे हैं? करेक्ट। कोई फंडा है उसमें ना, देखिए यक्षों का बहुत बड़ा एक डाइवर्स कम्युनिटी है, और उसमें हर टाइप के महाभारत कितना बड़ा उदाहरण है। 100% उसमें यक्ष का मीनिंग, यस। आज तक हम यक्ष प्रश्न के एक वो टर्म यूज करते हैं, हम लोगों को समझ नहीं आता कि यक्ष और नाग जाति दोनों ही अपने अपने गुणों के साथ बहुत पूजित रही हैं। क्यों? नाग जाति के पास विद्याएं बहुत रही हैं,
और यक्षों के पास धन संपत्ति उनके पास भी विद्या रही है, नो डाउट, पर इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा है, जातियों का आपस में, कबीलों का। वो डिपिक्ट कहाँ करता है? वो डिपिक्ट करता है, ये मैं पहली बार शायद औरों ने भी बताया होगा, आप देखिए कुबेर के हाथ में एक मंगूस होता है, नेवला, या उसके पैरों के पास, और नाग जाति और नेवले की पहले से 36 का आंकड़ा। तो वो आप देखिए ना कि वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहले से थोड़ा सा इन दोनों में लड़ाई रहा है, डिस्पैरिटीज। तो यहाँ पर यक्षों को, जितने भी यक्ष जाति के देवता, उनको आज नारायण बोल देते थे, विष्णु बना दिया गया उनको, एक अलग ही फॉर्मेशन दे दिया। वो अलग फॉर्म। अब विष्णु भगवान की जो विष्णु है, वो प्रभु है, मतलब क्रिएटर है, करेक्ट, ठीक है। हर जगह अब अपने देवता को बड़ा दिखाना लोगों ने कि मेरा देवता सबसे बड़ा है, क्रिएटर है ये, इसलिए इसको विष्णु बना दो। मेरा देवता महादेव है, इसको शिव बना दो। मतलब टेक्निकली ये ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देते हैं। ओके। बट जो हमारे देवता है वो प्योरली, हमारे देवता देखना एग्रेसिव है बहुत, बहुत एग्रेसिव, आपने भी देखा होगा। वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हमारे बीच की शक्तियां हैं। करेक्ट, ठीक है, देव जाति की हैं और बहुत बेहतर तरीके से कनेक्ट करते हैं, और हम लोग लकी हैं कि हम उनसे वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, गुड़ के थ्रू। गुड़ के थ्रू कर सकते हैं। तो लोग ये नहीं समझ पाते कि भाई आपको क्या जरूरत है कि हर चीज को क्रिएटर बना दो। आप उसके गुण नहीं देख रहे हो कि उसमें क्या गुण है, वो आपको क्या गुण दे सकता है। एक जड़ी बूटी, एक वनस्पति, एक आकाशीय पिंड, या कहीं सूर्य का गुण है आपको जीवन देना, आपका जीवन वो करना। परंतु चंद्रमा के भी अपने गुण है। करेक्ट, सभी चीजों के अपने गुण हैं। वैसे ही नाग जाति के देवताओं के अपने गुण हैं, यक्ष जाति के देवताओं के अपने गुण हैं। विष्णु उन सबको मतलब अपने अंदर बड़े लेवल में आ जाते हैं। कोई भी यंगर जनरेशन या कोई भी बंदा जिसको एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट है, व्हाटएवर स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट जी, क्या उन्हें वो परस्यू करना चाहिए? लेट्स से कोई बच्चे को स्कूल लाइफ में इंटरेस्ट है, या कोई बंदा को अब कोई एक प्रोफेशन में है बट उसको वो स्क्रिप्चर्स में इंटरेस्ट है, बट उसे पता नहीं इससे वो इकोनॉमिकली सर्वाइवल मोड में आएगा कि नहीं। तो ऐसे लोगों को जो या तो वो एकदम अर्ली कैरियर में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, या तो मिड कैरियर में है, क्या अपना इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए उन्हें? इसमें इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए। जिनको ये लगता है कि इसमें थोड़ा अर्निंग की दिक्कत हो जाएगी या फिर मतलब इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा इस विषय में विस्तार से लिपि जो है, ये पैलियोग्राफी जो है, ये सिर्फ टांकरी तक सीमित नहीं रहती, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। जैसे ये सिर्फ इंडियन पैलियोग्राफी थोड़ी है। अगर वो उसमें परस्यू भी कर रहे हैं, वो 2, 4, 5 लिपियों में एक्सपर्ट हो जाएंगे, पर इसका विस्तार बहुत है। आप देखिए भारतीय और यूरोपीय, भारोपीय जो कहते हैं, उन भाषाओं की लिपियां रही है, चित्रलिपि रही है, शारदा है, जो इस टांकरी की जो परिवार की लिपियां, उसमें मैं आपको गिनाऊं, ब्राह्मी, शारदा, सिद्ध मात्रिका, फिर टाकरी, डोगरी टाकरी, गुरुमुखी, पाबुची, भट्टाक्षरी, चंडवाणी, पंडवाणी, तो भोटी भी है कहीं इनसे जुड़ते। इसका अर्निंग सोर्स मतलब ये लिपि को लेकर एकेडमिक उसमें है। ओके, एकेडमिक में है। जैसे बता पाएंगे थोड़ा सा ऑप्शंस? कोई भी अगर ये लेके सुन रहा है कि दे कैन ऑप्ट फॉर स्क्रिप्चर रिलेटेड प्रोफेशन, तो इसमें कर सकते हैं ना वो। कैसे, क्या क्या है ऑप्शंस इसमें? एकेडमिक मेरा कुछ वो तो नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है मेरी। फॉर एन एग्जांपल्स वो ये लेके एक टीचर बन सकते हैं, बिल्कुल। एक आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजी में वो जा सकते हैं। एंड बहुत सी चीजें जैसे म्यूजियम से रिलेटेड या फिर आर्कियोलॉजी की स्टडी कर सकते हैं बेसिकली। अब हमें जिन्होंने पीछे, मैंने एक ब्राह्मी की कक्षा लगाई थी, ऑनलाइन क्लास लगाई थी, जो स्टेट म्यूजियम ने ऑर्गेनाइज की थी, तो ऑनलाइन लगाई थी मैंने। उसमें जो हमें सिखाने आए थे, तो वो ASI के हेड रह चुके हैं। ओके, ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें वो जा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। राइट, क्योंकि लोगों को पता नहीं है क्या मैटर है ना। वही हम बताया ना, सब हम जो देखते हैं कि सोसाइटी में सब मैं कोई प्रोफेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि सब कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सब लोग दे रहे हैं। जी जी जी। बट वो होता है ना कि क्योंकि मेरे अंदर इंटरेस्ट है, बट मैं उसका मॉनेटरी एस्पेक्ट
इकोनॉमिकल एस्पेक्ट नहीं देख पा रहा हो, एक ये है, या आपको वो सोशल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। हाँ, तो इस कारण से क्या होता है, आपके अंदर बहुत बढ़िया स्किल है, बहुत अंदर में इनबॉर्न वो टैलेंट मिला हुआ है कहीं ना, बट उसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो, निखार नहीं पा रहे हो, और आप अपना सोशल जो भी बैकग्राउंड है उनको समझा भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसके डायमेंशन में हम और किस किस तरीके से अपना वो एस्पेक्ट को, अपना स्किल सेट को एक कैरियर का रूप दे पाए, जी जी, एक प्रोफेशन का रूप दे पाए। सो जैसे जहाँ हमारा बात हो रहा था कि देवता लेके, राइट, और कुल्लू का इतिहास लेके, कुल्लू में कहाँ से लोग आए, बहुत कुछ आपसे जाने, और मुझे लग रहा है अभी और 2-4 घंटा बैठना पड़ेगा मुझे समझने के लिए, तो भी मैं समझ नहीं पाऊंगा, मेरा प्रीलिम्स होगा, मेंस तक तो पहुंच ही ना पाऊंगा समय लग नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। बट जो कनेक्शन मुझे समझ में आया, मैं उसको दोहरा के थोड़ा क्लैरिफिकेशन ले लेता हूँ। पहले लोग आए, लोग पहुंचे, लोगों के साथ उनका ओरल लैंग्वेज फॉर्मेशन आया। पहले स्क्रिप्चर्स नहीं होते थे, आस्ते आस्ते पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर्स हुआ, हाँ कहीं पर हुए, कहीं ना कहीं हुआ होगा, बातों के थ्रू आया होगा। उसी फेजेस में चाहे ट्रेडिंग है, ये है वो एरिया में, डिफरेंट लैंग्वेजेस भी आया, डिफरेंट स्क्रिप्चर्स है, उसमें से एक टांकरी है, और वो स्क्रिप्चर्स को लोग यूज करना स्टार्ट किए। बाद में वो लिपि को भी यूज करना स्टार्ट किए, जैसे आपने बताया कि ट्रेडर्स अपना अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए, राजा महाराजा अपने अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए उनके जो एक संधि पत्र होता था, प्लस एक पर्टिकुलर कम्युनिटी होता था, आपने जो मेंशन किया, लिखने वाले। और उसके साथ साथ ये भी समझ में आया आपके साथ बातचीत करके कि कुल्लू का कल्चर क्या था, और बाद में डाइल्यूशन कैसे हुआ, अब कहाँ आके हम पहुंचे हैं उस तरीके से। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है, एक एंशिएंट कोई भी लिपि हो, उसका इंपॉर्टेंस क्या है आज की डेट में? एंशिएंट लिपि, उस लिपि जितनी वो पुरानी होगी, जो उसका कालखंड होगा, जो मतलब मान लीजिए कोई लिपि 1st सेंचुरी एडी की है, उसका इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकली रहेगा, क्योंकि उस लिपि का प्रयोग जब तक किया गया 1st सेंचुरी के बाद, मान लीजिए 10th सेंचुरी तक किया गया, ठीक है, उस कालखंड में कुछ ना कुछ इतिहास तो रहा होगा उस जगह का, तो वो उस लिपि में अंकित रहा होगा, चाहे वो शिलालेखों में रहा हो, चाहे किसी के पास वैसे राइटिंग में रहा हो। अधिकतर शिलालेखों में, इतना पुराना तो नहीं रहेगा, या कहीं भी उसको समझने पढ़ने के लिए कि उस कालखंड में हो क्या रहा था, हमारी रूट्स क्या है, बेसिकली अपनी ही रूट को समझने का एक माध्यम है भी, मतलब रूट को समझने का एक माध्यम लिपि है, एक तरीका का माध्यम है लिपि को समझना। हाँ, अपनी रूट को समझने के लिए, अपने इतिहास को समझने के लिए लिपि एक माध्यम है, परंतु केवल वही एक माध्यम नहीं है, वो उस माध्यम का एक बीच का हिस्सा है। इसलिए लिपियों को सीखना जरूरी हो जाता है कि आपको पुराने कालखंड में किस तरह से किन चीजों का प्रयोग होता था, और इस लिपि का प्रयोग उस कालखंड में, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कहाँ कहाँ कब कब किया गया होगा, किसने किया, कैसे किया, किस चीज के लिए किया, वो जब तक हम उस लिपि को सीखेंगे नहीं, तब तक हमें भी समझ नहीं आएगा कि हमारा अतीत क्या था। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस इतना हो जाता है, अपना अतीत को कि हमारी जर्नी क्या है अभी तक की। करेक्ट। ऑफ द रिकॉर्ड आपसे एक बात हो रहा था कि आप अपने पैशन को पार्ट्स में जीते हो, थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? बेसिकली मैं समझता हूँ कि एक टर्म यूज करते हैं हम बहुत कॉमन, कि मेरी मंजिल वो है, मेरी मंजिल ये है। किसी की कोई मंजिल नहीं होती कभी भी। कोई भी आदमी कभी किसी मंजिल, अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, वो वहाँ रुकता है क्या? वो कहता है कि मुझे मेरी मंजिल मिल गई और हो गया। जीवन चक्र कभी नहीं रुकता। हम मंजिलें प्राप्त नहीं करते, हम बेसिकली अपने जीवन के पड़ाव तक पहुंचते कि मेरा एक पड़ाव ये था, जिसको हम मंजिल का नाम दे देते हैं। वैसे ही मेरे जीवन के भी कुछ पड़ाव है। जैसे टांकरी एक पड़ाव आया, लेखन एक पड़ाव आया 2014 में, उसके बाद 2016 में इतिहास एक दूसरा पड़ाव आया, कल्चर, रिलीजन मेरा पुराना पड़ाव है, जिसको मैं अभी भी परस्यू करता हूँ बहुत, मतलब डेस्परेटली, और मैं बड़े पैशन से मतलब उसको करने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे आता है। उसके बाद एक पड़ाव आया टांकरी, क्या नाम आपकी,
शारदा लिपि, फिर मैंने ये खरोष्टी सीखी जो उर्दू की तरह इधर से उधर चलती है, ब्राह्मी भी सीखी, फिर थोड़ी थोड़ी भोटी कोशिश करता रहता हूँ लिखने की, उर्दू सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, पर अब उतना समय नहीं मिल पाता। तो पंडवानी, चंडवानी, भट्टाक्षरी, इन लिपियों से परिचय हुआ, थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो वो एक पड़ाव है। लिपि वाला जो मेरा फेज है 2000, मैं ऐसा कहूँगा कि 2020 से लेकर 2024 तक का मेरा एक पड़ाव था, जिसमें मैंने कोशिश की लिपियों को सीखने की, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनका महत्व क्या है, स्पिरिचुअली इनका महत्व क्या है, कहाँ जुड़ती हैं या नहीं जुड़ती हैं, या इसको संरक्षित करने में, इतिहास को संरक्षित करने में इनका क्या रोल है। तो इसको रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि इतिहास संरक्षित हो सके। मुझे लगता है कि वहाँ वो वाला पड़ाव मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं अपने अगले पड़ाव की ओर हूँ। शायद ये 5-7 साल का जो अगला, अगर भगवान ने चाहा जीवन काल ऐसे चलता रहा, तो जो अगले 5-7 साल में जो भी होगा वो मेरा नेक्स्ट पड़ाव होगा। जितना मैं आपकी बातों से समझ पाया, आपका हर पड़ाव ही पर्पस ड्रिवन है। आपको पर्पस मिलता है, हाँ। वो पर्पस को ही आप जीते हो, और जब वो पर्पस पूरा होता है तो फिर आप अगले लक्ष्य के लिए अगला एक पर्पस जुड़ा हुआ, कनेक्टेड मिल जाता है। मैं जितना आपसे समझ पाया। हाँ, बेसिकली इस सब के पीछे जो इन मेरी इस यात्रा को बांधे रखा ना जिस चीज में, ये शायद मैं आज तक किसी से बोल नहीं पाया कि ये जो मेरी जितनी भी यात्रा को बांधे रखा वो मेरे स्पिरिचुअल जर्नी ने बांधे रखा, जो किसी से मैंने आज तक ना शेयर की, ना मुझे लगता मैं शेयर करूंगा, क्योंकि वो मेरा नितांत निजी विषय है। परंतु उसने इन सब चीजों को बांधा, लिपियों को, हिस्ट्री को, कल्चर को, देवी देवताओं को, मेरी समझ को, ज्योतिष को, जिसको मैं अभी भी एक बहुत बच्चे की तरह सीखने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज्योतिष है क्या है। मतलब बहुत बच्चे की तरह, एक बहुत छोटा सा बच्चा है जो आसमान की तरफ देख रहा है और रात को उसको एस्ट्रोनॉमिकल वो दिख रहे, नक्षत्र दिख रहे हैं, तो वहां पर काल पुरुष बन रहा है, इधर दूसरा बन रहा है। फिर सेलेस्टियल बॉडीज में जो, हाँ, सेलेस्टियल बॉडीज में मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि अगर 12 राशियां 13 क्यों नहीं है। बच्चों, मतलब जैसे एक बच्चे के रूप में चीजों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस दौरान अपना जो जीवन है मेरा, जिसको मैं जी रहा हूँ, जो मेरा सामाजिक जीवन है, जो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, उस जीवन को लोग कैसे देखते हैं और मैं उसको कैसे देखता हूँ, वो दोनों चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। शायद लोग उस चीज को वैसे नहीं समझ पाते जैसे मैं देखता हूँ, क्योंकि उनके लिए मैं अभी भी 8 साल पहले, 10 साल पुराना वाला वही यतीम हूँ जो वो पहले मुझे जानते थे। एक परसेप्शन बन गया है। हाँ, 10 साल पुराने, 10 साल पहले जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, मेरे जो व्यक्तित्व में परिवर्तन आया, वो शायद अभी बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, जो मेरे नियर एंड डियर है। वो मेरे शुभ चिंतक है, पर वो बहुत वर्षों बाद मिलते हैं तो उन्हें अचरज होता कि यार ये क्या, ये कौन सा स्वरूप है। मैं ये आपके बातों से पूरा अग्री करता हूँ, क्योंकि लोगों का एक माइंडसेट बन जाता है। हाँ, कि ये बंदा का यही व्यक्तित्व है। हाँ। ठीक है, और वो बंदा में एक शिफ्ट होता है जब आगे वाला को, मतलब ये वही है कि ये क्या है, या आगे वाला समझने का कोशिश करता है पहले वाला आपका इंप्रेशन के। जैसे जिन लोगों ने मुझे टांकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाना, उन्हें लगता है कि मैं टांकरी रिलेटेड एक पर्सन हूँ, उनके लिए मेरी इंपॉर्टेंस टांकरी तक ही है। जिनको ये पता कि मैं लिखता भी हूँ, और मैं टांकरी से पहले भी लिखता था, और कुछ चीजें मैंने शायद भगवान की दया से कुछ थोड़ा ठीक भी लिखा, कुछ आर्टिकल्स थे, कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजें, पर मेरी भाषा शैली ये वो मुझे लगा कि मैंने थोड़ा ठीक लिखा। पता नहीं बाकी उनके पढ़ने वालों पे, उन लोगों को अगर वो टांकरी के बारे में नहीं जानते तो उनको ये पता कि ये लिख लेता है, ठीक ठाक लिख लेता है। जिन्होंने मेरी कभी कविताएं पढ़ी होगी, 2-4 जो मैंने लिखी है, उनको लगा होगा कि यह तो कवि है। आपका जो रूप जिसने देखा है आपको उस रूप में ही आपको अभी आजकल सबको ये लग रहा है कि मैं कैमरा लेके चलता हूँ, मैं पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, या फिर तो उनको लग रहा है कि ये तो एडिटिंग करता है, ये तो शूट करता है, तो इसको क्या। तो अपने अपने पक्ष हैं, परंतु मुझे लगता है कि हम आपके स्टूडेंट्स के लिए, जो आप स्टूडेंट्स की बात करते हो, सब चीज़ें करो जीवन में, सब कुछ करो, पर अपने लिए समय देना ना भूलो कभी भी। वर्ष में 2 समय ऐसे हों, 2 ऋतुएं ऐसी हो जब आप अपने लिए टाइम दो, कम से कम 10-10 दिन का।
अपने आप को, अपने माइंड को डीफ्रैग करने के लिए, अपने आप को फिर से रिफ्रेश करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको योग करना, अभ्यास करना, मेडिटेशन करना, उसमें कुछ नहीं। समय दो, सेल्फ टाइम, अपने कनेक्ट लिए होने समय के दो, लिए। रिलैक्स रहो, लेट के रहो, धूप में लेटो, सर्दियाँ तो धूप में लेटो, जंगल के बीच में बैठो, बस बैठो थोड़ी देर, अपने साथ बैठो, अपने लिए समय दो। और मैं ये करता रहता हूँ प्रैक्टिस। मैं क्या करता हूँ कि बीच बीच में अपना सोशल अकाउंट्स डिलीट कर देता हूँ, डीएक्टिवेट नहीं करता, डिलीट ही कर देता हूँ 5-6 महीने के लिए, बिल्कुल कट ऑफ हो जाता हूँ, फिर मैं शून्य से शुरू करता हूँ। और एक अलग ही हाँ, एक एंगल बन जाता है, अलग ही शून्य से कनेक्शन शुरू, सेट होता है। उस शून्य तक आने में भी आपको खाली होना पड़ता है, करेक्ट, क्योंकि आप नई चीज तभी सीख पाओगे जब आप खुद खाली खाली हो रहोगे। जाओगे। अब इतना भरा हुआ दिमाग लेके कहीं सीखने जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। पहले पूरा खाली होना है। वो जो एक यहाँ पर एक मस्त आपको बताता हूँ, मैं बहुत फॉलो करता हूँ विवेकानंद जी को। उनका एक स्टेटमेंट है, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। सबसे टफ प्रोसेस होता है अनलर्न करना। अनलर्न टू आदमी खाली वो जो सोच के रखा है, जो सीख के रखा है, उससे न्यूट्रल पॉइंट में आना ही नहीं जाए। वो मुझे समझ में आ गया कि कैसे होना है। और अब तो इतने सालों की प्रैक्टिस के बाद अब मैं आपके साथ भी, जब अभी बातचीत चली थी, वार्ता से पहले मैं खाली था। वार्ता के बीच में जो आपने पूछा, जो मुझे समझ में आया, उसके बाद भी जब हम वार्ता समाप्त करेंगे तो शायद मैं खाली रहूँगा। तो खाली होना थोड़ा थोड़ा तो आ गया है कि कैसे होना है। तो पर अपने लिए समय देना, मैं जो कह रहा था कि अपने लिए समय देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इस भाग दौड़ में, इस आजकल की इस जीवन के अपनी चक्कर में ये भूल जाते हैं कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका होना है, आपका क्या होना नहीं है। आपका प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट जो है, आप क्या हो वो मैटर नहीं करता, आप हो मैटर ये करता है। यही का मैटर करता है। और इसी तो में खुश इसलिए रहना चाहिए। अपने लिए समय दीजिए। और बाकी चीज़ें, लोग आपको पसंद करेंगे, कोई नहीं करेंगे, कोई आपके बहुत प्रिय शुभचिंतक बनेंगे जो आपको दिल से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको चाहेंगे। आप कुछ ना भी करो तब भी आपको सपोर्ट करेंगे। Correct. उनको पता है कि एक प्रोसेस है। कुछ ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि आप कुछ बनो, आप कुछ करो, वो भी शुभचिंतक है। कुछ ऐसे होंगे जो ये नहीं चाहेंगे कि आप सफल हो जाओ, पर फिर भी वो झूठ मूठ के एक एक्सप्रेशन लेके आपको बोले। फेक। तो जीवन में ये सभी तरह के मुखौटे आपको देखने को मिलेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने मुखौटे का पता हो, बस वही कि इम्पोर्टेंट। आपने कौन सा मुखौटा लगा के रखा है। Correct. और आप इतने ईमानदार हो कि शाम को आप यहाँ देख सको, इतने शरीफ भी ना हो कि आपका कॉलर ही ना बचे, पर इतने ईमानदार हो कि कॉलर के अंदर आप देख सको। और इतने बहुत शरीफ नहीं होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ फ्रॉड चीट हाँ, करने चल जाओ। वो नहीं, राइट, इतना कि सब आपको बैलेंस होके रहना है। बैलेंस होके रहना है। ताकि कोई फ्रॉड बंदा आपके साथ फ्रॉड ना कर पाए। हाँ, बैलेंस राइट। होके रहना है। और यहीं पर यतिन जी का ये संवाद लेके मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा इस बात के साथ, खुद के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, खुद को समय देना जरूरी है। और आप जो ये सुन पा रहे हो, ये देख पा रहे हो, आपका जो एग्जिस्टेंस है ये दुनिया में, यही सबसे बड़ी चीज है। आप क्या हो से ज्यादा इंपॉर्टेंट आप हो। बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ। तो यतिन जी, हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। और आपके साथ इतना कुछ सीखने को मिला, मुझे मिला, और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी कैरियर पैशनेट है, उनको भी एक बहुत बड़ा गाइडेंस मिला। आपका धन्यवाद, आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। अगर किसी के साथ कनेक्ट हो पाए तो हमारी खुशकिस्मती है। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।